हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गरीब रथ बैच का एक नए वीडियो में। दोस्तों, गरीब रथ बैच का ये 5वां वीडियो है। हमने इससे पहले 4 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करके रखा है, तो आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि गरीब रथ बैच का एक एक वीडियो जो है आपके एग्ज़ाम के लिए यूजफुल है, इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं जितना भी इस बैच का वीडियो है उन सभी वीडियो में केवल उसी क्वेश्चन को बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से है, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक से, जो कि आपके 2011 से लेकर और 2022 के एग्ज़ाम तक जो पूछा है, उन सभी क्वेश्चन का समावेश है। उन सभी क्वेश्चन को छांटा गया है और छांट कर जो है मैं क्वेश्चन तैयार करके आप लोगों के लिए हर एक वीडियो बाय वीडियो में जो है लेकर आता हूँ। वो सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए उन सभी क्वेश्चन को मैं रख रहा हूँ हर एक वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उन सभी विद्यार्थी तक पहुँचाइए जो विद्यार्थी अभी तक जो है उनकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाई है। उन सभी छात्रों को ये वीडियो दिखाइए, उनको कहिए कि ये वीडियो देखें, हमारे चैनल से जुड़े। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अभी से जो एग्ज़ाम का टाइम बचा हुआ है, इन चंद दिनों में मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक क्वेश्चन, एक से बढ़कर एक वीडियो लेकर आऊँगा और आप सभी के तैयारी में एक अहम भूमिका निभाऊँगा। तो आप लोग जो है हमारे चैनल से बस जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में भी कुछ खास लेकर आया हूँ मैं। इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको देखने से आपको लगेगा कि हाँ भाई, हमारी भी तैयारी कुछ हो गई है। 4 वीडियो इससे पहले हमारे चैनल पर अपलोड है पहले से। उस वीडियो को अगर आप जाकर देख लीजिएगा तो आपको और भी ज़्यादा तैयारी हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को अंत तक देखिएगा, आधा अधूरा छोड़कर जाइएगा नहीं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो यहाँ लिखा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर है। तो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए, पहला क्वेश्चन आज का है कि अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि दिए गए रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है या फिर असंगत है। यहाँ 2 रैखिक समीकरण का युग्म दिया हुआ है, रैखिक समीकरणों का युग्म दिया है। ये रैखिक समीकरण का युग्म संगत है या फिर असंगत है, इस बात को जो है बताना है हमको। तुलना करना है किसके साथ? A1/A2, B1/B2 और C1/C2 के साथ तुलना करके हमको बताना है कि ये दोनों समीकरण का युग्म संगत है या फिर असंगत समीकरण युग्म है। तो देखिए, सबसे पहले करना क्या है, ये हमारा समीकरण फर्स्ट है, ये वाला, इसको हम सजा लेते हैं। ठीक है, समीकरण फर्स्ट को। समीकरण फर्स्ट कैसा है? तो समीकरण फर्स्ट है 3/2x प्लस में 5/3y = 7। ठीक है, ये समीकरण जो है बट्टा में दिया हुआ है, तो इसको हम पहले बट्टा पर का जोड़ करके सजा लेंगे। 2 3 का एलसीएम लेंगे, 6 होगा। 2 से काटेंगे 6 को 3 बार में, तो 3 तिहाई हो जाएगा 9x प्लस में 3 से काटेंगे 6 को 2 बार में कटेगा, तो 2 पंच हो जाएगा 10y = 7। नीचे में कुछ नहीं है तो 1 डाल देंगे। ठीक है, और क्रॉस में गुना करेंगे तिरछा तिरछी। 9x में 1 से गुना करेंगे तो 9x प्लस में 10y से 1 से गुना करेंगे तो 10y = 7 छक्के हो जाएगा 42। इसको मान लेंगे समीकरण पहला। और दूसरा समीकरण जो दे रखा है, 2 समीकरण है, तो एक समीकरण जो दे रखा है वो पहले से ऑलरेडी सजा हुआ है। सजा हुआ कैसा है? तो वो है 9x - 10y = 14। ठीक है, ये समीकरण दूसरा है, इसको मान लेंगे समीकरण दूसरा। उसके बाद देखिए, ये दोनों समीकरण जो है संगत है या फिर असंगत है, ये बात हमको बताना है। तो उसके लिए करना क्या है आपको, देखिए, समीकरण फर्स्ट जो है उसमें भी a, b और c का मान है, और समीकरण सेकेंड जो है उसमें भी a, b और c का मान है। तो जो समीकरण फर्स्ट में a, b, c है उसको हम a1, b1, c1 कहेंगे। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं, a1, b1 और c1, ये तीनों हम समीकरण फर्स्ट में से लिखेंगे। a1 का मान हो जाएगा हमारा 9, क्योंकि x के साथ जो होता है वो a का मान होता है, y के साथ जो होगा वो b का मान होगा 10, और c का मान जो है जिसमें चर नहीं लगा रहता है वो होता है 42 हो गया। फिर a2, b2 और c2 लिख लेंगे हम, ये समीकरण सेकेंड में से लिखेंगे। सेकेंड समीकरण का a, b, c है तो उसको हम 2 2 2 कहेंगे। a2 का मान हमारा हो गया 9, b2 का मान -10
और C2 का मान 14। देखिए चिन्ह के साथ लिखना है, अगर वो माइनस में है तो माइनस के साथ लिखना है, ठीक है। अब हमको A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2 पर तुलना करके बताना है कि ये दोनों समीकरण युग्म जो है ये संगत है या फिर असंगत है। तो चलिए लिखेंगे, इसीलिए यहाँ लिखेंगे, इसीलिए A1 बट्टा A2 बराबर, ठीक है, पुनः B1 बट्टा B2 बराबर, B1 बट्टा B2 बराबर और पुनः C1 बट्टा C2 बराबर, क्योंकि A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2 पर तुलना करना है, ये साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है। तो A1 बट्टा A2 पर हम तुलना करेंगे, B1 बट्टा B2 पर करेंगे और C1 बट्टा C2 पर तुलना करेंगे। देखिए A1 का मान कितना है, 9 है, और बट्टा A2 का मान कितना है, तो वो भी 9 है, ठीक है। 9 से 9 कटेगा, एक बार में कटेगा, तो एक एक निकल गया A1 बट्टा A2 का मान। फिर B1 का मान 10 है, तो B1 10 बट्टा B2 का मान -10 है, तो यहाँ लिखेंगे -10, 10 से 10 कट गया एक बार में, लेकिन माइनस लगा है तो ये माइनस में एक आएगा, ठीक है। फिर C1 का मान 42 है, तो यहाँ लिखेंगे 42 बट्टा C2 का मान है 14, 14 तिया 42, ठीक है। यानी कि C1 बट्टा C2 का मान निकला है 3। अब देखिए A1 बट्टा A2 का मान 1 है, B1 बट्टा B2 का मान -1 है, तो क्या ये दोनों बराबर है, तो नहीं है बराबर। 1 और -1 दोनों बराबर थोड़े ना होता है, नहीं है बराबर। ये वाला भी इसके बराबर नहीं है, क्योंकि ये -1 और ये 3 है। यानी कि यहाँ लिखेंगे चूँकि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है, ना है बराबर A1 बट्टा A2 का मान B1 बट्टा B2 के, तो A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है, यानी इज नॉट इक्वल है B1 बट्टा B2, ठीक है। और ये भी बराबर नहीं है C1 बट्टा C2। तो जब इस तरह का डायग्राम बनेगा, यानी A1 बट्टा A2 इज नॉट इक्वल रहेगा B1 बट्टा B2 के, और ये भी इज नॉट इक्वल रहेगा C1 बट्टा C2 के, तो याद रखिएगा जब इस तरह का डायग्राम आता है तो समीकरण युग्म जो है वो कैसा है, तो संगत है। क्या है, संगत है। यानी कि ये सवाल जो दिया हुआ है समीकरण युग्म 3 बट्टा 2x प्लस 5 बट्टे 3y बराबर 7 और 9x माइनस 10y बराबर 14, इन दोनों समीकरण युग्म का संगत है या फिर असंगत है। तो हम चेक किए हैं A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2, C1 बट्टा C2 पर, तो क्या आ रहा है, A1 बट्टा A2 इज नॉट इक्वल B1 बट्टा B2 इज नॉट इक्वल C1 बट्टा C2। इसका मतलब ये समीकरण कैसा है, तो संगत समीकरण है। क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन कई बार 2 नंबर में पूछ चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। देखिए हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल है कि द्विघात समीकरण √2x² माइनस में 6x प्लस में 2√2 बराबर 0 के मूलों का योगफल एवं मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए मूल मतलब होता है शून्यक, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल, योगफल मतलब होता है जोड़, ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल निकालना है। द्विघातीय समीकरण दे रखा है, समीकरण दे रखा है हमारा। देखिए यहाँ लिखेंगे हल। समीकरण हमारा है रूट में 2x², ठीक है, माइनस में 6x प्लस में 2√2 बराबर 0, ठीक है। इसमें अगर हम ABC का मान अगर लिखते हैं तो ABC का मान में देखिए A का मान हमारा हो जाएगा √2, ठीक है, B का मान जो हमारा होगा वो -6 होगा और C का मान जो होगा वो 2√2 होगा, ठीक है। A जो होता है वो x² के साथ जो होता है वो वाला A होता है, B होता है जो x के साथ, और C जो होता है जो अचर पद होता है वो C होता है, ठीक है। ABC लिख लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमको लिखना क्या है, मूलों का योगफल। अब बताइए ये द्विघातीय समीकरण है, तो द्विघातीय समीकरण में फार्मूला आता है मूलों के योगफल का। मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, क्योंकि अल्फा बीटा ये 2 शून्यक होता है, तो दोनों का योगफल, मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/2a, ठीक है, -b/a होता है, -b/a। और शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो होता है अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा बराबर c/a। याद रखिएगा ये 2 सूत्र, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला सूत्र जो है ये मूलों का योगफल है और नीचे वाला सूत्र है मूलों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा, ठीक है। हमको यही 2 चीज़ निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यक बोले तो मूल, बात एक ही है, मूल कहिए या फिर शून्यक कहिए, शून्यकों का योगफल, ठीक है, बराबर क्या होता है, अल्फा गुने बीटा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक है।
तो माइनस फार्मूले से है b का मान। अब b का मान कितना है तो -6 है, तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस फार्मूला वाला है और b का मान भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस 6, नीचे में 2 मतलब नीचे में a है, तो a का मान कितना है √2 है। ठीक है, नीचे में क्या है √2। अब देखिए 6 को ऐसे लिखेंगे हम 2 × 3, 6 को लिखेंगे 2 × 3 और नीचे में √2। देखिए एक दो मतलब एक जो 2 है, ये 2 जो लिखा है ये अपने अंदर 2 √2 के बराबर है। ये 2 जो है सीधा 2, देखिए सीधा 2 को हम लिखेंगे √2 × √2, क्योंकि √2 में √2 से गुना करेंगे √4, 4 का वर्गमूल 2, यानी कि ये 2 जो है ये अपने अंदर 2 √2 को रखे हुआ है। ठीक है, तो एक √2 नीचे है, ऊपर में भी 2 √2 है, यहाँ 2 है इसका मतलब वहाँ पे 2 √2 है, तो एक √2 कटेगा तो एक √2 बचेगा। ठीक है, ऊपर में। अब देखिए 3 में √2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 3√2, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 3√2। आप यहाँ भी आंसर दे देते हो 6/√2, तभी आपका आंसर जो है सही मान लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखेंगे शून्यक का योगफल तो हो गया, पुनः शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल निकालना है, यानी कि अल्फा गुने बीटा का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा c/a, फार्मूला होता है c/a होता है। ठीक है, अब बताइए c का मान कितना इसमें है, तो c का मान है इसमें 2√2। ठीक है, 2√2 और नीचे में a का मान कितना है √2 है, तो √2 से √2 कटेगा, √2 से √2 कटेगा तो बच जाएगा सीधा 2, यानी कि शून्यकों का गुणनफल कितना आ गया सीधा 2। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल का आंसर हो गया 2 और शून्यकों के योगफल का आंसर हो गया 3√2। ठीक है, 3√2 क्लियर है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन जो है ज्यामिति से है। क्वेश्चन है कि एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, मतलब एक बिंदु ए है, इस बिंदु से, ये बिंदु ए जो है वो वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर है ये ए बिंदु। ठीक है, इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की जो लंबाई खींची गई है वो 8 सेंटीमीटर का है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है वो निकालिए। देखिए एक वृत्त है, ठीक है, जिसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु है ए नाम का, उस बिंदु से उस वृत्त पर खींची गई जो स्पर्श रेखा की लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी ये हमको निकालना है। ठीक है, चलिए एक वृत्त हम पार लेते हैं। सबसे पहले एक वृत्त हम पार लेते हैं। ठीक है, एक वृत्त हम पार लिए, इस वृत्त का ये केंद्र हो गया। ठीक है, और बाहर एक बिंदु हम पारेंगे, बाहर एक बिंदु हम ले लेंगे। ठीक है, बाहर हम एक बिंदु ले लिए हैं और ये हो गया वृत्त का केंद्र, ये बिंदु नाम है इस बिंदु का ए। ठीक है, इस बिंदु से केंद्र की जो दूरी है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दूर ये केंद्र है। ठीक है, और इस बिंदु से ये 10 सेंटीमीटर है, ये बिंदु जो है, बिंदु से जो केंद्र है इस केंद्र का नाम ओ रख देते हैं, वृत्त के केंद्र का नाम ओ रख देते हैं। बाहर में केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर पर एक बिंदु ए ले लिए हम, सवाल में भी लिखा हुआ है कि एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, एक वृत्त है जिसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर पर ए बिंदु ले लिए हम, 10 सेंटीमीटर दूर है। अब इस बिंदु से लिखा हुआ है ना कि इस बिंदु से लिखा है ए से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ए से वृत्त पर यानी कि इस वृत्त पर जो स्पर्श रेखा खींचा गया है उसकी लंबाई कितनी है। स्पर्श रेखा का मतलब होता है वैसी रेखा जो वृत्त के परिधि को केवल टच करे, काटे नहीं, केवल छुए, उसको हम बोलते हैं स्पर्श रेखा। और किसी भी वृत्त पर बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा की जो खींची जाती है वो 2 खींच जाती है। एक बाहरी बिंदु से 2 ही स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। ठीक है, और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई जो होती है वो आपस में समान होती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है। अब देखिए इस ए बिंदु से इस वृत्त पर जो है स्पर्श रेखा खींची गई है जिसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर, तो हमको बताना है कि इस वृत्त की त्रिज्या क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या क्या है वो हमको बताना है। देखिए वृत्त के परिधि पर बना कोण जो होता है वो क्या होता है 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, यानी कि समकोण होता है। तो ये कोण जो हो जाएगा कितना डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री का, ये कोण कितना डिग्री का होगा 90 डिग्री का। ठीक है, अब ये कोण 90 डिग्री का हो गया तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, इसका नाम हम रख देते हैं बी। मान लीजिए इसका नाम बी है,
जो वृत्त के परिधि पर छू रहा है, वृत्त के परिधि को टच कर रहा है, यह स्पर्श रेखा, इसका नाम बी है। तो त्रिभुज बन गया ओ बी और ए नाम का, ओ बी और ए नाम का ये त्रिभुज बन गया, जिसका एक कोण बी जो है वो समकोण है और दो भुजा पता है, यानी कि ओ ए भुजा और बी ए यानी कि ए बी भुजा पता है। तो हमको निकालना है त्रिज्या, बोले तो ओ बी नाम का भुजा निकालना है। बड़ा सिंपल है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में जब दो भुजा की लंबाई पता हो और तीसरा भुजा निकालना हो तो तीसरे भुजा की लंबाई निकालने के लिए हम फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। जबकि देखिए फार्मूला क्या है, तो लंब के लिए यानी लंब निकालना है तो लंब निकालने के लिए सूत्र लगाते हैं √ कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। और अगर आधार निकालना है आपको तो आधार के लिए लगाते हैं कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये रूट में रहेगा, ठीक है। अगर कर्ण निकालना है समकोण त्रिभुज के अंदर तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है। अब इस त्रिभुज के अंदर देखिए क्या हमको निकालना है, तो निकालना है ओ बी नाम का भुजा। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा उसके सामने वाला भुजा जो होगा वो हो जाएगा कर्ण, यानी कर्ण कोण है इसमें 10 सेंटीमीटर वाला, यानी ए ओ रेखा जो है वो कर्ण है हमारा। और ये वाला जो हो जाएगा वो लंब हो जाएगा और ये जो होगा वो आधार होगा, यानी ओ बी आधार हमको निकालना है, तो इस वाले फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। चलिए अब यहाँ लिखेंगे, हम हल करेंगे, पहले इसको हल करेंगे और तब यहाँ लिखेंगे चूँकि त्रिभुज ओ ए बी में, ठीक है, त्रिभुज ओ ए बी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, कोण बी कितना डिग्री का है 90 डिग्री का। उसके बाद ओ ए बराबर 10 सेंटीमीटर, ओ ए बराबर 10 सेंटीमीटर तथा ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, कितना 8 सेंटीमीटर, ए बी की लंबाई 8 सेंटीमीटर जो कि स्पर्श रेखा है, इस वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, तो ओ बी की लंबाई निकालना है हमको, इसीलिए ओ बी की लंबाई निकालना है। ओ बी, ये ओ बी क्या है, तो ओ बी वृत्त की त्रिज्या है, तो ओ बी की लंबाई निकालना है तो निकालेंगे √ कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, ओ ए हमारा कर्ण है, तो ओ ए का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर या लंब स्क्वायर, चलिए ये आधार है तो इसको हम लंब मान लेते हैं, तो लंब का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर। देखिए ओ ए का स्क्वायर, ओ ए की लंबाई कितनी है 10 है, तो 10 का स्क्वायर माइनस ए बी की लंबाई 8 है तो 8 का स्क्वायर, ठीक है। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा, माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे 64 होगा। अब इसमें 100 में से 64 को घटाएंगे तो 36 बचेगा और 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो 6 होगा, यानी कि 6 सेंटीमीटर जो है इस वृत्त की त्रिज्या है। तो नीचे एक लाइन हम मेंशन कर देंगे लिख कर कि अतः वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की जो त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या जिसका नाम हम ओ बी माने हैं वो कितना निकल गया 6 सेंटीमीटर। तो यही हमारा है आंसर। क्लियर है, ये क्वेश्चन बहुत VVI है, ठीक है, और ये क्वेश्चन हर साल लगभग एग्जाम में आता है। चलिए ये क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -4,7 तथा 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करती है। मतलब ये दो बिंदु को मिलाने वाली कोई रेखाखंड है, उस रेखाखंड को कोई तीसरा बिंदु आता है, उसे 2:3 में विभाजित कर देता है, तब उस तीसरे बिंदु का निर्देशांक निकालिए जो उस रेखाखंड को अनुपात में यानी कि 2:3 में विभाजित कर रहा है। यहाँ दो बिंदु लेना है हमको जिसका निर्देशांक है, एक का निर्देशांक है -4,7 और एक का निर्देशांक है 4,-3। इन दोनों बिंदु को मिलाने वाली ये एक रेखा हो गया। इस रेखाखंड को कोई तीसरा बिंदु आता है और उसे अनुपात में विभाजित करता है। मान लीजिए वो बिंदु C है जो इस रेखाखंड को अनुपात में बांट दिया। मतलब किस अनुपात में बांटा, तो 2:3 में इसको बांट दिया, ठीक है।
तब उस तीसरे बिंदु जो लिए है ना, जो बिंदु इसको काट रहा है, उस बिंदु का निर्देशांक निकालिए। यानी कि सी बिंदु का निर्देशांक निकालिए। तो मान लेते हैं इसका निर्देशांक है x, y, क्योंकि हर बिंदु के निर्देशांक में एक मान x का होता है, एक मान y का, जिसमें से पहला मान x का और सेकेंड वाला मान जो होता है वो y का होता है। क्लियर है। अब ये दो बिंदु है, मान लेते हैं ये AB नाम का बिंदु है, ठीक है, AB नाम का बिंदु है। इस बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड है AB। अब इस AB को कोई बिंदु C आता है और इसे 2:3 में विभाजित करता है, तब उस C बिंदु का निर्देशांक निकालना है। मतलब उस तीसरे बिंदु का निर्देशांक निकालिए जो बिंदु इस रेखाखंड को अनुपात में बांट रहा है। तो C बिंदु है जो इस AB रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। क्लियर है। चलिए अब इस सवाल को हम सलूशन करते हैं। तो लिखेंगे हल, तब लिखेंगे माना कि बिंदु C, मान लेते हैं कि बिंदु C जिसका निर्देशांक पता नहीं है, एक्स वाई मान लेते हैं। बिंदु C बिंदुओं A जिसका निर्देशांक -4, 7 है तथा B जिसका निर्देशांक 4, -3 है, इसको मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है, ठीक है, करता है। हम मान लिए हैं कि एक बिंदु C है जिसका निर्देशांक x, y है, पता नहीं है तो x से y मान लेंगे ना। तो एक बिंदु C है जो बिंदुओं A, B को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कर रहा है, 2:3 में विभाजित करता है। सवाल पढ़िए ना, लिखा है कि उस बिंदु का निर्देशांक बताइए जो ये दो बिंदु -4, 7 और 4, -3 इन दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में बांट रहा है। मतलब इन दोनों बिंदु से एक रेखाखंड बनेगा, उस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कर रहा है वो बिंदु। तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या है बताइए। क्लियर है। चलिए देखिए, यहाँ बिंदु A है और यहाँ बिंदु B है। तो यहाँ बिंदु A है तो यहाँ भी निर्देशांक है बिंदु A का और बिंदु B का भी निर्देशांक है। तो x y का मान यहाँ भी होगा, x y का मान यहाँ भी होगा। यहाँ वाले जो x y है इसको मान लेते हैं x1 y1 और यहाँ वाला जो x y है उसको मान लेते हैं x2 y2। ठीक है, यानी कि x1 का मान हो जाएगा -4, ठीक है, और y1 का मान हो जाएगा हमारा 7, ठीक है, और x2 का मान जो होगा हमारा वो होगा 4 और y2 का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा -3। क्लियर है। चलिए x1 y1 x2 y2 तो निकाल लिए, हम लिख लिए दोनों में से। ठीक है, अब क्या करना है, ये दोनों रेखा को बिंदु C 2:3 में बांट रहा है ना, तो उस अनुपात में से पहला जो लिखा है, जैसे कि लिखा है 2:3, तो जो पहले लिखा है वो हो जाएगा m1, ठीक है, और जो बाद में लिखा है वो हो जाएगा m2, यानी कि m1 का मान जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा और m2 का मान जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। क्लियर है। जिस अनुपात में ये बांटेगा ना बिंदु इस रेखाखंड को, उसमें से पहला वाला को m1 मानना है, दूसरा वाला को m2 मानना है, और दो बिंदु का जो निर्देशांक रहेगा उसमें से एक बिंदु को x1 y1 कर देना है और दूसरे बिंदु को x2 y2 कर देना है। क्लियर है। अब देखिए, हमको इसी बिंदु जो है इसमें जो x और y है इसका मान निकालना है, सी बिंदु का निर्देशांक निकालना है। ठीक है, तो देखिए फार्मूला आता है x बराबर फार्मूला आता है m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक है, बट्टा m1 प्लस m2। ठीक है, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2 ये फार्मूला है x के मान निकालने के लिए। इसी को बोलते हैं विभाजन सूत्र बोलते हैं। चलिए m1 का मान कितना है, तो m1 का मान हमारा यहाँ लिखा हुआ है 2, m1 का मान 2 है गुना x2 है, तो x2 का मान है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 प्लस में m2 का मान, तो m2 का मान 3 है और गुना में x1 का मान तो माइनस में 4 है।
ठीक है। नीचे में m1 प्लस m2, तो m1 का मान 2 है और m2 का मान 3 है, तो 2 प्लस 3 लिखेंगे यहाँ, ठीक है। अब देखिए 4 दूना हो जाएगा 8, और फिर 3 में गुना करेंगे -4 से, तो प्लस माइनस हो गया -4 तिहाई हो गया 12, बटा के नीचे 3 2 5। अब यहाँ 12 में से 8 चला गया तो माइनस में बच गया 4 और नीचे में बच गया 5, यानी कि -4/5 हो गया x का निर्देशांक, ठीक है। और y बराबर फार्मूला होता है m1y2 प्लस m2y1, ठीक है, बट्टा m1 प्लस m2, ये सूत्र याद रखिएगा। चलिए m1 का मान है 2, तो यहाँ रखेंगे 2 गुना y2 का मान है -3, तो रखेंगे -3, ठीक है, प्लस में m2 का मान है 3, तो यहाँ रखेंगे 3 गुना y1 का मान है 7, तो यहाँ रखेंगे 7। नीचे m1 प्लस m2, तो m1 का मान 2, m2 का मान 3, ठीक है। गुना कर लेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 3 दूना 6 और प्लस 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 7 हो जाएगा 21, बटा के नीचे 3 2 5, 21 में से 6 गया तो 15, 15 6 21, 15/5 काटेंगे तो 5 तिया 15, यानी कि 3 हो गया y का मान। x का मान माइनस में 4/3 और y का मान निकल गया 3, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अतः बिंदु C का निर्देशांक, बिंदु C का निर्देशांक, C का निर्देशांक हम क्या माने थे, तो x, y माने थे। C का निर्देशांक हम माने थे ना x, y, तो इसमें से x का मान निकला है -4/5 और y का मान निकला है 3, तो यहाँ लिखेंगे बराबर देके x का मान लिखेंगे -4/5, -4/5, y के मान 3 लिखेंगे। तो यही हमारा है इस सवाल का आंसर। ये विभाजन सूत्र से सवाल था 7वां चैप्टर का, और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आपके लिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल जो है 100% समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए हमारा अगला सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल हमारा क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चा ने क्या किया, उस जो शंकु के आकार का बनाया हुआ है, मिट्टी से बना हुआ है शंकु के आकार का मॉडल, उस मॉडल को जो है एक बच्चा क्या किया, तोड़ दिया। तोड़ के उसको गोला में बदल दिया, तोड़ के उसको गोला के आकार में बदल दिया। तो गोला की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए आप अक्सर देखते होइएगा, बच्चा सब जो होता है, बच्चा सब वो मिट्टी को लेकर जो है किसी न किसी आकार बनाता रहता है। मिट्टी को बना कर जो है किसी न किसी आकार, यानी कोई ना कोई उसको रूप देता रहता है मिट्टी को। कभी गिलास में जो है भर के मिट्टी ऐसे मार दिया तो वो ग्लास के आकार ले लिया, मतलब ग्लास के आकार में बन गया मिट्टी। कभी शंकु के आकार में बन गया, कभी गोला के आकार में बना दिया, है ना। तो इसी प्रकार का ये क्वेश्चन है कि मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। ठीक है, एक शंकु बनाया गया है। मॉडल बनाने वाली मिट्टी से इस तरह का एक शंकु जो है बनाया गया है। ठीक है, जिसकी आधार की त्रिज्या जो है वो दिया है 3 सेंटीमीटर। आधार की जो त्रिज्या दिया है वो दिया है 3 सेंटीमीटर, यानी आर हो जाएगा इसमें 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई जो दिया है वो दिया है 12 सेंटीमीटर। हाइट जो इसका है h बराबर हाइट वो दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, दिया गया है। अब एक बच्चा जो है खेलते खेलते आया, इसको तोड़ दिया। मिट्टी का बना हुआ है ना, तोड़ दिया और तोड़ कर गोला के रूप में बना दिया। उसी इतना ही मिट्टी को लेके इसको तोड़ के पूरा इसी मिट्टी को जाके बगल में गोलिया दिया और गोलिया के जो है एक गोला के रूप दे दिया। किसके रूप दे दिया गया? गोला का रूप दे दिया गया इसको। ठीक है, गोला का रूप जो है दे दिया गया है इस तरह से। ठीक है, इसी मिट्टी को जो है बगल में तोड़ के गोला का रूप दे दिया। बच्चा सब वैसे भी बदमाश होता है, तोड़ दिया इसको, इस मॉडल को तोड़ दिया और बगल में जो है गोला की तरफ बना दिया गया इसको। ठीक है, तो इस गोले का त्रिज्या क्या है वो निकालना है। गोले की त्रिज्या क्या है वो निकालना है। चलिए इसकी त्रिज्या को मान लेते हैं कैपिटल आर। पता नहीं है तो मान लेते हैं कैपिटल आर है कि भाई इस गोला को जो बनाया है बच्चा, उस गोले की त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर। हमको इसकी त्रिज्या निकालना है। ठीक है, देखिए सवाल बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन को हल जब करेंगे तो लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि, देखिए चूँकि मॉडल की त्रिज्या जो दिया है
आर बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऊंचाई जो दिया है मॉडल की, ऊंचाई जो दिया है, ये मॉडल अभी किसके आकार का है, शंकु के आकार का है। ऊंचाई जो दिया है इसको एच मान लेंगे 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दिया है, हमको निकालना है। देख एक बच्चा क्या किया, इस मॉडल को तोड़ दिया, शंकु के आकार का था, इसको तोड़ के बगल में गोला के आकार में इसको बना दिया, ठीक है। इसकी त्रिज्या हमको निकालना है, तो मान लिए इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। तो यहाँ लिखेंगे माना कि गोले की त्रिज्या को मान लेते हैं कि वो कैपिटल आर है, वही हमको निकालना है, ठीक है। सवाल में मुख्य चीज़ क्या है थोड़ा समझिएगा। देखिए इस सवाल में क्या हो रहा है कि एक शंकु को तोड़कर एक गोला बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, जब किसी ठोस को गलाकर या पिघलाकर या तोड़कर या फाड़ कर कैसे भी करके नए ठोस आकृति के रूप में बदला जाता है, तो वो जो पुरनका ठोस रहेगा उसका आयतन वो जो नयका ठोस बनेगा उसके आयतन के बराबर होगा। जैसे आप देखते होइएगा, एक डोल जो होता है बाल्टी, उस बाल्टी में आप गेहूं ले जाइए, गेहूं भर के ले जाइए और उसको छत पे ऐसे उड़ेल दीजिए, ठीक है। तो वो शंकु के आकार में बन जाएगा, शंकु के आकार में बन जाएगा। अब बताइए उस डोल में जो मतलब उस बाल्टी के अंदर जो गेहूं था उसका आयतन, और जो आप उसको उछले हो यानी कि नीचे ज़मीन पे डाले हो, शंकु के आकार लिया है उसका आयतन, दोनों का आयतन सेम होगा कि नहीं होगा? तो बिल्कुल सेम होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ जो पड़ा हुआ गेहूं है और बाल्टी में जब पड़ा हुआ गेहूं था दोनों सेम था ना, इसीलिए दोनों का आयतन जो है वो बराबर होता है। तो जब किसी ठोस को गलाकर या पिघलाकर नए ठोस के रूप में बदला जाता है, तब उस नयका ठोस के आयतन पुरनका ठोस के आयतन के बराबर होता है। ये बात दिमाग में चिपका लीजिए। यहाँ पर जो ठोस बन रहा है नयका वाला, वो गोला बन रहा है, अब पुरनका ठोस जो था वो शंकु के आकार का था। तो गोला का आयतन यानी नयका के आयतन पुरनका के आयतन के बराबर, यानी गोला का आयतन शंकु के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि शंकु को तोड़कर क्या बनाया जा रहा है? गोला बनाया जा रहा है, गोला बनाया, ठीक है, गया है, गोला बनाया गया है। तो गोला बनाया गया है, इसीलिए न कहे हैं कि जो नयका बन रहा है उसका आयतन पुरनका के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए गोला का आयतन बराबर होगा किसके आयतन के? तो शंकु के आयतन के बराबर होगा, शंकु के आयतन के बराबर होगा गोला का आयतन। गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। तो इसका आर है कैपिटल आर, क्योंकि इसकी त्रिज्या को माने हैं हम कैपिटल आर, तो कैपिटल आर का क्यू हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू बराबर। शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। चलिए पाई से पाई हम दोनों तरफ काट सकते हैं, ठीक है। इधर बच गया 4/3 और गुना में आर के पावर 3, कैपिटल आर के पावर 3। भाई गोला का आर पता ना है, कैपिटल आर है इसका त्रिज्या। चलिए बराबर 1/3, ठीक है, गुना में आर का स्क्वायर, ये शंकु का आर है, शंकु का आर 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3 गुना 3 गुना में शंकु का एच, शंकु का एच है 12, तो लिखेंगे 12। क्लियर है? अब देखिए इधर आर के पावर 3 जेना के तेना, देखिए इधर 3 से 3 काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं 3 से 3। अब इधर 4/3 जो है इसको उस पार ढकेल देंगे, तो ढकेलेंगे तो देखिए कैसे हो जाएगा। उधर क्या बचा हुआ है? 3/12, सॉरी 3 गुने 12 बचा हुआ है, ये पूरे तो कट के हट गया। इधर से 4/3 उधर जाएगा, तो देखिए 3 है बट्टा के नीचे तो हो जाएगा गुना में, और 4 है ऊपर गुना में तो हो जाएगा वो बट्टा के नीचे। देखिए 3 है बट्टा के नीचे तो हो जाएगा गुना में, और 4 है गुना में तो हो जाएगा बट्टा के नीचे। देखिए 3 से काटेंगे, सॉरी 3 से तो नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, ये 3 बचेगा, 4 से कटेगा, 4 से काटेंगे 12 को 3 बार में, 4 से काटेंगे 12 को 3 बार में, ठीक है। यानी कि इधर जो बचेगा वो आर क्यू बराबर 3 गुने 3 गुने 3 बचेगा, यानी कि इधर बचेगा आर क्यू बराबर 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 बचेगा, ठीक है। अगर हम इधर से क्यू को हटाते हैं तो उधर कब रूट चढ़ेगा, यानी कि इधर क्यू हटेगा तो उधर
कॉब रूट चढ़ेगा, कॉब रूट यानी कि 3 के साथ चढ़ेगा उधर रूट, लिखेंगे 3 गुने 3 गुने 3 यानी 3 पे जो है कॉब रूट चढ़ गया। ठीक है, क्यों चढ़ा कॉब रूट भाई? तो इधर से हम क्यूब को हटाए हैं इसीलिए। ठीक है, तो r का मान हो जाएगा, देखिए 3 है, इसका मतलब क्या कि 3 को एक रंग पकड़ेंगे उसके बदले एगो बाहर निकालेंगे, तो यहाँ निकल गया एगो 3। ठीक है, यानी कि कैपिटल R का मान कितना निकल गया? 3 सेंटीमीटर। और कैपिटल R को हम क्या माने थे? तो माने थे गोले की त्रिज्या, यानी गोले की त्रिज्या निकल गया 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ एक लाइन लिखेंगे, अतः गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या बराबर, गोले की त्रिज्या कैपिटल R माने थे बराबर 3 सेंटीमीटर, यानी कि यही है हमारा आंसर। क्लियर है? देख लीजिए, बड़ा सिंपल है, क्योंकि शंकु को तोड़कर गोला बनाया गया है, इसीलिए गोले का आयतन बराबर होगा शंकु के आयतन के। दोनों पर सेटिंग किए हैं, जिसका जिसका मान दिया था सेट कर दिए, काट खोट करके गुना न करके हमारा आंसर निकल गया कैपिटल R का मान 3 सेंटीमीटर, यानी कि गोले की त्रिज्या जो है वो कितना है? 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन 100% समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चुटपुटिया है। ये क्वेश्चन 1 नंबर में भी आता है और 2 नंबर में भी आता है। सवाल दिया है कि दिए गए AP 3, 13, 23 डैश 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 के प्रथम पद तथा सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। यानी इस AP का प्रथम पद A या A1 हम बोलते हैं प्रथम पद को, और सार्व अंतर यानी कि D, सार्व अंतर को हम D कहते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ का हमको मान निकालना है। ठीक है, चलिए यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, AP दिया हुआ है 3, 13, देखिए AP जो दिया है लिख लेते हैं। AP दिया है 3, 13, 23, डैश 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 डैश। ठीक है, इस AP का प्रथम पद लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद A या A1 कह सकते हैं इसको हम। प्रथम पद यानी पहला पद क्या है? तो 3 है, हो गया आंसर। प्रथम पद 3 हो गया आंसर। उसके बाद सार्व अंतर लिखना है, तो लिखेंगे तथा सार्व अंतर, अरे पहला पद लिखना था यार, तो 3 हो गया इसका पहला पद। ठीक है, सार्व अंतर D। देखिए सार्व अंतर क्या होता है? 2 पदों के बीच के अंतर को हम सार्व अंतर कहते हैं। और सार्व अंतर निकालने के लिए बड़ा सिंपल है कि अगला पद में से पिछला पद को घटा दीजिएगा, आपका सार्व अंतर निकल जाएगा। यानी क्रमागत 2 पदों के, जैसे कि पहला पद इसका 3 है, दूसरा पद 13 है, दोनों के बीच का क्या अंतर आएगा? वही है इसका सार्व अंतर। दूसरा पद 13 है, तीसरा पद 23 है, दोनों के बीच का अंतर क्या आएगा? वही है सार्व अंतर। यानी इसके बीच का अंतर, इसके बीच का अंतर, दोनों के बीच का अंतर सेम ही होगा। ऐसे नहीं समझिएगा कि आप यहाँ पर निकालेंगे अंतर तो कुछ और आएगा और यहाँ निकालेंगे अंतर तो कुछ और आएगा, क्योंकि AP में अंतर कहीं से भी निकाल लीजिए अंतर सेम ही आता है, तभी तो वो AP में है, नहीं तो AP में हो भी नहीं करता है ना। 2 पदों के बीच का अंतर निकालिएगा ना, वो एक ही समान आता है। तो जब भी आपको ये अंतर निकालना हो, यानी कि सार्व अंतर निकालना हो D, तो लिखिएगा यहाँ पहला पद पता है, दूसरा पद और तीसरा पद, लगातार 3 को पद पता है, तो आप A2 - A1 करके जो है सार्व अंतर निकाल सकते हो। A2 - A1। ठीक है, D निकालने के लिए क्या करेंगे? दूसरा पद में से पहला पद हटा देंगे, आराम से निकल जाएगा D का मान, क्योंकि सार्व अंतर का मतलब होता है 2 पदों के बीच का अंतर। तो अगला पद में से पिछला पद को हटाएंगे, अगला पद दूसरा पद है 13, तो इसको कहेंगे A2 माइनस पिछला पद A या A1 कहेंगे, तो A2 - A1 कर देंगे तो आराम से हम इसका सार्व अंतर D निकाल लेंगे। A2 का मान है 13, A2 का मान कितना है? 13 है, तो लिखेंगे 13 माइनस A1 का मान है 3, 13 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10, यानी कि सार्व अंतर कितना निकल गया? 10 निकल गया। क्लियर है? तो चलिए आज के क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के सारा क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीक़ा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट करके बताइए, वीडियो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए। चलिए मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।